हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। समझे पहले इसे। मान लिया जाए कि आपके पास एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज जो है आपका Q0 है। ये दोनों लाइक चार्ज है मान लेते हैं, तो रिपेल करेगा तो Q1 Q0 पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। किधर लगाएगा? मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग, और दूर लगाएगा तब तो रिपेल करेगा। Q1 ने मान लेता हूं Q0 पर F1 फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? F1। ध्यान रखिए बच्चों, मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग लगेगा, F1 फोर्स लगाया। तो आप समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से। मान लिया कि Q1 ने Q0 पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन का। अब जो है Q0 के बगल में Q2 आ गया। Q2 सेकेंड चार्ज Q2 आ गया। अब कोई आपसे पूछे कि अब बताओ Q1 Q0 पर कितना फोर्स लगाएगा। तो पहले कितना लगा रहा था? 10 न्यूटन। तो अब भी Q1 Q0 पर 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। ये प्रेजेंट रहे ना रहे उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑलवेज अगर ये नहीं भी, जब ये नहीं था तब 10 न्यूटन लगा रहा था, अगर ये आ गया बगल में ना तब भी ये 10 न्यूटन ही लगाया। कौन? Q1। किस पर? Q0 पे। अगर Q3 भी आ जाए, यहां पर Q3 आ जाए, इसके आने के बाद भी Q1 Q0 पे 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। इसी बात को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब क्या हुआ बाबू? समझो कि जो है Q1 Q0 पे जो फोर्स लगाया वो Q2 रहे या ना रहे, जितना फोर्स पहले लगा रहा था अब भी उतना ही फोर्स लगाएगा। इससे ये अर्थ स्पष्ट हुआ कि दो पॉइंट के बीच में लगने वाला फोर्स, ये जो 2 पॉइंट इंटरेक्शन है, थर्ड चार्ज रहे ना रहे उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो कोई भी अब आपसे पूछ दे कि बताओ बाबू, अगर Q1 Q0 पर अभी F1 फोर्स लगा रहा है, अगर Q0 के बगल में Q2 आ गया तो Q1 Q0 पे कितना फोर्स लगाएगा? तो बोलना है F0 ही लगाएगा, उस पर चेंज नहीं लगाएगा। तो अब आप कहेंगे सर इस पर कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो बस इतनी मैं समझता था। तो बड़ी बात है बाबू, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक है क्या, मान लिया कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आपके टीचर टेस्ट ले रहे हैं, क्लास टेस्ट लगा रहे हैं। अब आप लोग क्लास टेस्ट दे रहे हो, अगर बस आराम से कोई बच्चा है जो कि क्लास टेस्ट दे रहा है और अपना जो भी आ रहा है बना रहा है, लिख रहा है, अगर उसके बगल में उसके टीचर जाके खड़ा हो जाए, अब आप लोग बताएं क्या वो बच्चा जिस तरह से पहले परफॉर्म कर रहा था, जिस तरह से पहले सोच रहा था, जिस तरह से पहले टेस्ट पेपर दे रहा था, क्या उसी तरह से देगा कि उसका परफॉर्मेंस अफेक्टेड होगा? ऑब्वियसली वो बच्चा मन ही मन सोच रहा होगा कब सर यहां से जाएं कि मैं थोड़ा सा अपना नेचुरल वे में बनाऊं, वो कॉन्शियस हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ बाबू कि वो जो बच्चा, जो स्टूडेंट जो टेस्ट दे रहा था, उसका परफॉर्मेंस टीचर के नहीं रहने, उसके बगल में नहीं रहने और रहने पे अफेक्टेड हो रहा है। मतलब जब टीचर नहीं थे तो अपना अलग ढंग से बना रहा था, और जब उसके बगल में टीचर खड़ा हो गए, बस उसका परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो गया। उसका सोचने का तरीका, लिखने का तरीका, सब कुछ उस समय के लिए बदल जाएगा। दैट मीन्स कि टीचर का प्रेजेंट रहना और नहीं रहना उसके परफॉर्मेंस को प्रभावित कर रहा है। इसलिए यहां पे जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लागू नहीं हुआ।
जबकि यहां पे ये जो इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, अगर मान लेते F1, तो ये रहे न रहे ऑलवेज ये वाला इस पर F1 फोर्स लगाएगा। अब बातें क्लियर हो गई होंगी। तो कहेगा सर होता वेक्टर में सही होता होगा, कौन बड़ी बात है? तो नहीं, एग्जांपल से समझे इसे। मान लेते हैं आप लोगों को मैंने न्यूटन्स लॉ में पढ़ाया है, तो और एग्जांपल से समझें कि ए आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है बाबू, और इस पे जो है एम मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस पे नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा बाबू? थोड़ा देखिए आप लोग। पहले mg लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ लगाएगा, सरफेस जो है नॉर्मल लगाएगा, और चूंकि रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो यहां पे कहेंगे n इक्वल टू mg। अब समझने की कोशिश करते हैं, सेम सिचुएशन है, अब जो है इस पे मैं ए फोर्स से प्रेस कर रहा हूं ब्लॉक को, और मैं नॉर्मल निकालना चाहता हूं। तो देखते हैं, पहले कौन फोर्स लगाएंगे बाबू? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और ए जो है अर्थ सरफेस है तो नॉर्मल लगेगा, और चूंकि आपने भी प्रेस किया एफ से तो भी लगेगा, तो टोटल इतना फोर्स हो गया। अभी भी ये जो वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बिल्कुल रेस्ट में है। नेट फोर्स जीरो होगा, जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो नीचे फोर्स हो गया एफ और mg, और ऊपर है n, तो n इक्वल टू लिखेंगे आप mg अब प्लस f। अब आप लोग बताएं बाबू कि नॉर्मल जो फोर्स है, यहां पे mg है, यहां पे, जबकि यहां पे जो नॉर्मल फोर्स है, आपके फोर्स ये जो है थर्ड फोर्स उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये जो है जितना ज्यादा होगा नॉर्मल उतना ही ज्यादा होगा, मतलब कि यहां पर जो नॉर्मल फोर्स, जो सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, वह थर्ड फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पालन नहीं करेगा। इसका अर्थ हुआ सारे वेक्टर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है पालन नहीं करता है, लेकिन कोलंबिक फोर्स जो एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा, वह 2 पॉइंट इंटरेक्शन है, 2 पॉइंट चार्ज इंटरेक्शन है। इसलिए अगर ये F1 लगाया तो ये रहे ना रहे ऑलवेज F1 ही लगाएगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कहिए सर इसका फायदा क्या मिलने वाला है न्यूमेरिकल्स में? तो मिलेगा, देखो क्या मिलेगा कि मान लिया जाए कि हमें Q0 पर टोटल फोर्स निकालना है, नेट फोर्स। तो देखो बाबू, इसके विसिनिटी में, इसके बगल में कितने चार्ज हैं? 3 चार्ज हैं। कौन कौन है? Q1 है, Q2 है और Q3 है। Q1 जो है आपको रिपेल किया F1 से, ये निकाल सकते हैं आप F1 बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कूलम्स लॉ से। उसी ढंग से अब Q2 जो फोर्स लगाएगा, ये रहे ना रहे, जितना लगाता था कूलम्स लॉ से उतना ही लगाएगा। ये तो कहता है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। तो अब ये भी जो है क्योंकि लाइक चार्ज है, प्लस प्लस है, तो क्या करेगा बाबू? मान लीजिए तो रिपेल करेगा, मिलाने वाली लाइन के लोग, तो मान लेते हैं आपका ये आपका F2 फोर्स हो गया। उसी ढंग से जो है मान लेते हैं कि ये जो है नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा ना। ये अनलाइक चार्ज हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, क्या करेगा? अट्रैक्ट। ऑलवेज मिलाने वाली लाइन के, तो पहले दोनों को पहले मिलाओ, मिला दिया आपने, बस इसी लाइन का अट्रैक्ट कर रहा है तो इधर लगाएगा ऐसे। तो F3, अरे ये जो F3 जो लग रहा है बाबू ना, ये जो Q3 लगा रहा है, माइनस Q3 लगा रहा है, किस पर? Q0 पर। ये रहे न रहे ऑलवेज इतना ही लगाएगा, मतलब कि सारे फोर्स आपस में इंडिपेंडेंट हो गया। जितना ये लगा रहा है F1, F2, F3 सब जो लगा रहा है वो लगा रहा है। तो अब इस पर नेट फोर्स निकालना है बाबू, है ना? तो इसे लिखेंगे, इसलिए नेट फोर्स ऑन Q0 बराबर हो जाएगा सबका वेक्टर सम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसलिए F1 प्लस F2 प्लस F3। तो ये हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से लिख पाते हैं। तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या है बाबू? तो ध्यान रखेंगे कि फोर्स ऑन वन चार्ज, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज is
independent of the presence or absence of the any other charge. तो आप लोग ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ गए। क्या है बाबू कि कोई भी एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो बगल में कोई चार्ज प्रेजेंट रहे ना रहे उससे उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, जितना फोर्स लगाना चाहिए उतना ही लगाएगा कूलम्ब्स लॉ से। ये जो बातें जो है एक कूलम्बिक फोर्स जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। सारे वेक्टर सारे फोर्स इस रूल को पालन नहीं करता बाबू। जैसे आप लोगों ने देखा यहां पे नॉर्मल mg के बराबर है, जबकि जो है यहां पे जो नॉर्मल है ना वो F जो आप लगा रहे थर्ड फोर्स जो आया ना, थर्ड फोर्स उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब इसके प्रेजेंट रहने नहीं रहने पे इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नॉर्मल फोर्स ओबे नहीं कर रहा है। उसी तरह से मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जो क्लास टेस्ट में जो बच्चे का जो परफॉर्मेंस है इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसके बगल में कौन खड़ा है। कोई नहीं खड़ा है तो अलग परफॉर्मेंस, कोई खड़ा है तो अलग परफॉर्मेंस। तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओबे नहीं हुआ है, लेकिन ए ओबे करता है ना। इसीलिए लिखे हैं कि नेट फोर्स कहीं निकालना है किसी पर तो इसके अलावा देखना जितने चार्ज है सब फोर्स लगाएगा जैसे लगाता है और सबका वेक्टर सम कर देना। तो इसे लिखा गया कि किसी एक चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दूसरे चार्ज की वजह से वह थर्ड चार्ज प्रेजेंट रहे ना रहे उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें हम अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे बाबू, जो भी न्यूमेरिकल्स इस पे होगा उसमें आपका जो आप लोग 11th में वेक्टर्स पढ़े हैं ना उसका काफी यूज होगा। तो मैं इसको 2 मिनट में समराइज कर देता हूं फॉर्मूला जो ज्यादातर यूज होगा। हालांकि आप लोग वेक्टर जानते होंगे लेकिन मैं जल्दी जल्दी समराइज करता हूं ताकि सवाल जल्दी बन जाए आपसे। अब हम लोग 2 मिनट में वेक्टर का रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि आपको ये आता होगा लेकिन बहुत से सवाल में मैं डायरेक्ट यूज करूंगा जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़े थे उसके लिए, कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। दोनों का जो बीच का एंगल थीटा है बाबू, थीटा। दो वेक्टर ए और बी है, अब बीच का एंगल थीटा है। तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मैंने सम, उसका मैग्नीट्यूड होगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये याद कर लेंगे, इसका अंडर रूट है बाबू। ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैंने ए का मैग्नीट्यूड रखेंगे, बी का मैग्नीट्यूड रखेंगे और थीटा रखेंगे, बन जाएगा। अब करेगा ये कितना, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन रिजल्टेंट डायरेक्शन एंगल से दिखाया जाता है, एंगल से। मान लिया कि रिजल्टेंट जो है ना वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। वही लिखा हुआ है, लेट रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए, अल्फा बना रहा है। तो ये जो इसका वैल्यू क्या होगा, tan अल्फा बराबर, तो ए के साथ एंगल ए को छोड़ो, बी से शुरू करना, तो बी साइन थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल है बाबू, अपॉन ए + b cos थीटा। तो इसको याद करना कि tan अल्फा = होगा b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। उसी तरीके से रिजल्टेंट अगर वेक्टर b के साथ अगर मान लेते हैं बीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, बीटा, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा बाबू, tan बीटा बराबर किसके साथ एंगल है, b के साथ। b को छोड़ो, कहां शुरू करेंगे, a से, a ऊपर में sin थीटा, a sin थीटा अपॉन b + a cos थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि इसका कम यूज होगा यहां पे, लेकिन याद होना चाहिए। और अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल जोड़ देंगे बाबू मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन तो ये हो जाएगा। देखना बहुत सारे सवाल में मैं करूंगा इसे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बाबू दो वेक्टर, तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर देना, ये माइनस का सिंबल है, बड़ा में से छोटा घटाना, बड़ा में से छोटा, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर ये 10 है और ये 8 है तो 10 - 8। अगर मान लेते हैं अगर मान लेंगे ये 12 है और ये 4 है तो 12 में -4, बड़ा में से छोटा माइनस कर देंगे। डायरेक्शन क्या होगा बाबू, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो, इसलिए लिखा है टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर वेक्टर, माने जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। और इसका बहुत ज्यादा यूज करूंगा मैं,
अभी सवाल बनाने में देखिएगा आप लोग। तो अगर दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बाबू, सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, एफ एफ है, मैग्नीट्यूड सेम है, अब बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट जो है ना बाइसेक्ट करेगा, एंगल क्या करेगा, बाइसेक्ट, मतलब बीचों बीच से होगा बाबू रिजल्टेंट। अब वैल्यू होगा 2f cos थीटा बाई 2। एकदम ध्यान रखिए, इसे बहुत सारे सवाल हम जल्दी जल्दी बना देंगे आपको, देखिएगा आप लोग। 2f cos थीटा बाई 2, थीटा का अलग अलग वैल्यू रहेगा तो रिजल्टेंट अलग अलग होगा। अगर बहुत बार सवाल में 60 रहेगा तो नहीं निकाल रहे हैं 2f cos 60 बाई 2, इतना नहीं करना है, √3f जल्दी कर दो, √3f कब, जब बीच का एंगल कितना हो, 60 हो। और बीच के एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री ना, तो √2f कर देना, √2f। अब ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ये 90 है तो 45 होगा, अगर 120 रहेगा बाबू तो f हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये जो है इसको बहुत जल्दी करें, सवाल बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि कंपटीशन में टाइम भी बचाना होता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा, और कितना होगा 2f cos थीटा बाई 2, बीच के एंगल 60 तो √3f, 90 तो √2f, और 120 तो f। सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड को सिंपल जोड़ देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में सिंपल माइनस कर देंगे। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हेलो बच्चों, अब हम लोग इस न्यूमेरिकल्स को करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है कि 3 चार्ज रखा हुआ है बाबू, एक 2 माइक्रोकूलम का है, दूसरा 1 माइक्रोकूलम का है, और तीसरा -1 माइक्रोकूलम का है। और डिस्टेंस देख रहे हैं 1 मीटर है बाबू, 1 मीटर है। मीडियम के बारे में लिखा हुआ नहीं है, तो हम एयर या वैक्यूम मानेंगे। तो कह रहा है कि इस पर नेट फोर्स क्या होगा, इस पर जो है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम। तो जिस पर फोर्स निकालना है उसके अलावा कितने चार्ज है वो देखो आप। तो इसके अलावा कितने चार्ज हुए, एक यह 2 चार्ज हुए। अब जो भी 2 चार्ज हैं वो उस पर फोर्स लगाएगा, तो यह भी फोर्स लगाएगा बाबू इस पर। तो देखो एक क्या करेगा बाबू, ये वाला प्लस है, प्लस क्या करेगा, रिपेल, तो रिपेल कर दिया, ये वाला रिपेल करेगा तो रिपेल कर दिया। मिलाने वाली लाइन के लोग रिपेल मैंने दूर किया, ये F1 फोर्स लगा, F1, इसने F1 लगा दिया। तो आप F1 निकाल सकते हो, आप F1 निकाल सकते हो। F1 क्या होगा बाबू, जो है स्मॉल के Q1 कितना बाबू, Q1 2 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो माने 10⁻⁶। Q2 कितना बाबू, 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो माने 10⁻⁶। अब बाई R स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हुआ, 1 का स्क्वायर। अब चाहो तो इसको भी लिख सकते हो 9 × 10⁹, तो ये इतना न्यूटन हुआ बाबू। अगर तुम इसको सोल्व करते हो तो हो जाएगा 18, और ये -12 और 9 है बाबू, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3। अब -3 को हम लिखते हैं मिली, तो 18 मिली न्यूटन। तो इस पर फोर्स देखना है, और इसने रिपेल किया कूलम्स लॉ से, जो है आपने लिख दिया, F1 निकाल लिया। अब ये भी तो है ना, ये भी तो करेगा ना, फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों, एक माइनस है, एक प्लस है, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो ये जो है मिलाने में लाइन के लोग अट्रैक्ट अपनी ओर करेगा, तो ये इधर लगाएगा फोर्स बाबू, ये इधर लगा दिया F2, इसने लगाया। तब F2 भी निकालेंगे हम, F2 ध्यान है कूलम्स लॉ से, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K का वैल्यू कितना होगा बाबू, ऐसा यूनिट में मीडियम एयर बनते तो 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है बाबू, 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁶। अब Q2 कितना है, हालांकि -1 माइक्रोकूलम है, ध्यान दें, लेकिन ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, साइन हटा करके, ध्यान रखना साइन को हटा करके। तो साइन कितना है बाबू, हटा दो साइन, तो 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻�6 डिवाइड बाई R स्क्वायर। R कितना बाबू, 1 का स्क्वायर। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 9 इंटू, ये जो है पावर से बैठ होगा बेस में, तो ये -12 है और 9 -3 न्यूटन, इसको मिली कहते बाबू, तो 9 मिली न्यूटन। तो इस तरह से दोनों चार्ज ने फोर्स लगा दिया, और डायरेक्शन सेम है, तभी सिखाया था कि अगर डायरेक्शन सेम होना तो सिंपल जोड़ देते हैं। तो इसीलिए नेट फोर्स ऑन
1 माइक्रोकुलम। सिंपल ऐड हो जाएगा बाबू। तो क्या हुआ 18 प्लस 9 27 मिली न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगा बाबू, इधर ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कर दी, बहुत सिंपल सवाल था। वेक्टर से रिलेटेड सवाल होगा, बहुत सारा सवाल करवाऊंगा मैं इस पर अभी, बहुत सारे। अगर प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना सारा सवाल करने आ जाएगा, तब का अपने आप सबको वेक्टर का भी रिवीजन हो जाएगा और यहां सवाल भी करने आ जाएगा। ध्यान दें। अब नेक्स्ट सवाल कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड एल है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है बाबू और साइड इसका एल है, एल है, 3 वर्टेक्स हो गए, तीनों वर्टेक्स पे चार्ज हमने क्यू 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 रख दिया, इक्वल मैग्नीट्यूड का रख दिया, इक्वल मैग्नीट्यूड का। तो 3 चार्ज हो गया बाबू। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब कहेगा फाइंड फोर्स ऑन, फोर्स मैंने नेट फोर्स ऑन आइदर चार्ज, किसी एक पर जो है नेट फोर्स, इस पर नेट फोर्स निकालो या इस पर या इस पर, किसी पे निकाल दो बाबू आइदर चार्ज, किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालो। तरीका बिल्कुल सेम। मान लें कि हमने विचार बनाया इसी पे निकालना है, तो इसके अलावा कितने चार्ज हुए, 2, दोनों फोर्स लगाएगा, ए भी लगाएगा और ए भी लगाएगा। देखो इसके बारे में सोचते हैं, ए प्लस प्लस क्या करेगा बाबू, रिपेल, मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग, जो सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, आप लिखा भी देंगे आगे हम। तो ये जो F1 फोर्स लगाया आपका, कितना लगाया बाबू, F1, F1 बराबर भी लिख सकते हैं आप, कितना होगा बाबू, F1 बराबर के स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये हमारा F1 हुआ बाबू। अब ये भी तो फोर्स लगाएगा ना, तो ये प्लस प्लस रिपेल करेगा ना, रिपेल इधर लगाएगा। अब ये भी कितना फोर्स लगाएगा ऐसा देखते हैं, इसको अगर मैं F2 बोल देता हूं, तो F2 होगा स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर तुम F2 भी लिखोगे ना, तो क्या होगा, स्मॉल के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब देखो ध्यान से ना, मैग्नीट्यूड सेम हो गया बाबू, सेम हो गया। संजोग दो कितना अच्छा है कि अगर ये F0 है, अगर ये F0 बोल दें तो ये भी तो F0 हो गया ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया बाबू। बड़ा सिंपल है, सेम मैग्नीट्यूड हो दो, रिजल्टेंट 2f cos θ/2 होता है और बाइसेक्ट करता है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया ना। अब मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, तो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट कर दिया, मतलब ये आधा 30, ये 30 होगा, रिजल्टेंट ही हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। कितना हुआ बोलो, 60 में √3f याद करवाए थे, √3f, एफ जहां इक्वल मैग्नीट्यूड है F0, तो √3, और कितना आंसर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, वेयर स्मॉल के बराबर लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपका आंसर आ गया। तो यहां पे कॉन्सेप्ट समझना बहुत जल्दी क्यों बन गया, क्योंकि आपको जानते हो कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा ना, तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा, रिजल्टेंट क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और 60 डिग्री पर √3f होगा, √3f, इस तरह से जो है ना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखो क्या है, यह भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड एल है, एल एल एल, और एक चार्ज यहां रखा -q, यहां रखा q और यहां रखा q, सब पॉइंट चार्ज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड एल है। अगर नेट फोर्स निकालो किस पे, तो चार्ज जो प्लेस्ड एट ए, यहां पे जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालो, ए पर, तो नेट फोर्स निकालना है। तरीका क्या है बाबू, फोर्स इस पे देख रहा है ना, तो इसके अलावा कितने चार्ज, 2 चार्ज, ए वाला ये वाला, यह भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। देखो अब जल्दी जल्दी करते हैं, देखो इस पर ए लगाएगा, ये माइनस है प्लस है, अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर जो अट्रैक्ट करेगा, मिलान लाने के लोग इधर एरो लग जाएगा। इसको मैंने F जो है 1 बोल दिया, तो F1 कितना बाबू जल्दी बताओ, F1 बराबर के स्मॉल के जो वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2, ये माइनस नहीं लिखना, साइन को हटा करके, ध्यान आ गया। अब बाई आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, मतलब हो गया के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इस पर यह भी फोर्स लगाएगा, माइनस है प्लस है, अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो इधर की ओर फोर्स लगाएगा बाबू, मिलाने वाली लाइन को इधर की ओर। इसको F2 बोल दिया, F2 कितना बाबू, देखो तो F2 जो है के
Q1 Q2 इसका साइन हटा करके बाई एल स्क्वायर, इतना ही आ जाएगा फिर ये। मतलब कि दोनों का वैल्यू सेम आ गया बाबू, देखो सेम आ गया, F0 मान लो, इसको F0 बोल दिया जाए, देखो सेम आ गया। देखो सेम अगर आ जाए ना तो बड़ा आसान है, तो रिजल्टेंट निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, तो क्या करेगा, इसको बोले तो बाइसेक्ट करेगा, रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा। कितना वैल्यू होगा, √3 F0, √3 F0 बराबर क्या होगा, K Q² बाई एल स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। तो इसलिए जो है नेट फोर्स ऑन ए जो हो गया √3 K Q² बाई एल स्क्वायर। अब जल्दी हो जाएगा, जहां K = 1/4πε0। तो बस जो वेक्टर का मैंने बताया तरीका, जल्दी करना है, इसमें बहुत समय नहीं लगेगा, उसी से सी पे निकालना है। अब जल्दी कर लो, बस 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। देखो बाबू, ए जो है प्लस चार्ज है, इसके अलावा दो चार्ज, दोनों लगाया फोर्स। ये वाला क्या करेगा बाबू, ये वाला देखो, ये वाला क्या करेगा बाबू, रिपेल किया। कितना मैग्नीट्यूड होगा इसका, K Q1 Q2, तो Q² बाई एल स्क्वायर, ये हो गया। इस पर ये भी फोर्स लगाएगा बाबू, ये माइनस है ये प्लस है, क्या करेगा बाबू, अट्रैक्ट। कितना मैग्नीट्यूड होगा, K Q1 Q2, साइन बढ़ा दो, तो ये भी हो जाएगा Q² हो जाएगा बाबू बाई एल स्क्वायर। बीच के एंगल ये 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 120। आप दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, मैग्नीट्यूड सेम है, 120 पे बाइसेक्ट तो करेगा, लेकिन रिजल्टेंट होगा F के बराबर। तो ये बने क्या हो जाएगा हमारा, K Q² बाई एल स्क्वायर। अब जल्दी करना है बाबू आप लोगों को, तो इसलिए नेट फोर्स ऑन C = हो जाएगा K Q² बाई एल स्क्वायर। तो ये जल्दी क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और बीच का एंगल 60 डिग्री है तो √3 F होता है, 120 हो तो F होता है, तो जल्दी बन जाता है। तो ये जो है इसको ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको टाइम को भी सेव करना होगा। इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेंथ L देख रहे हैं आपको, और हर एक जगह पर चार्ज Q रखा हुआ वर्टेक्स पे, लेकिन O सेंट्रॉइड है। आप लोग जानते हैं सेंट्रॉइड है बाबू, सेंट्रॉइड है। यहां पर भी एक चार्ज Q रख दिया गया, 4 चार्ज है बाबू, 4 चार्ज, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, Q सबका सेम चार्ज है। तो कह रहा है कि इस पर नेट फोर्स क्या होगा और इस पर नेट फोर्स क्या होगा, दो जगह पर नेट फोर्स क्या होगा, निकालें। इसको आप लोग ट्राई करें, 2 मिनट का समय लें, अब बनाएं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसका साइड एल है बाबू और ये सेंट्रॉइड है, तो ये जो सारा डिस्टेंस बराबर होगा सेंट्रॉइड से, ये डिस्टेंस जो है हमारा, मान लीजिए इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, और अगर इसको ओ बोल देते हैं तो AO और BO और CO, ये सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस ये ऑलवेज L/√3 होता है। पहले इसको निकालना सीख लें, या फिर याद भी कर लें और निकालें। मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, लेकिन इसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस L/√3 होता है। पहले इसी को प्रूव करें तब सवाल बनाएं, क्योंकि पहले निकालने भी आना चाहिए, कि भूल गए तो, लेकिन इसको याद भी रखना है। और सवाल को ट्राई करें, 2 मिनट का समय देते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग पहले प्रूव कर लेते हैं कि सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस जो है L/√3 होगा। हालांकि इसको याद कर लो तुम लोग, लेकिन इसको प्रूव भी कर लो। तो देखो प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव कर लेते हैं। इसको ये हमने मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये साइड L है तो ये भी L होगा और ये भी L होगा, और ये एंगल 60 डिग्री होगा। इसमें जो है मैं वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसको बाइसेक्ट करेगा, आप लोग जानते हैं। अरे ये मीडियन भी होगा, ये मीडियन है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है ना, तो ये मीडियन है। इसी पे सेंट्रॉइड कहीं न कहीं होगा, मान लीजिए वो सेंट्रॉइड है। और आप जानते हैं बाबू कि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को
जो है ए जो हमारा ए है, ए हमारा ओ है और ए हमारा जो है डी है, तो जो 2:1 के रेशियो में बांटेगा। तो अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2x हो गया बाबू, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आई वाला x हो गया। तो टोटल कितना हो गया बाबू 3x। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन सिटी तुम लगा दो, p/h होगा बाबू। साइन सिटी आप जानते हैं √3/2 होता है। p जो 3x बन जाएगा, ये h 90 सामने l हो जाएगा ये। तो इस तरह से जो है हमारा है ना कि x इक्वल टू आ जाएगा √3l/6, इतना x आया हमारा। लेकिन हमें तो AO चाहिए, इसीलिए AO तो 2x है बाबू। तो 2 × √3l/6, इसको इससे कैंसिल किया 3 आएगा बाबू, ऐसे इसको कर दो तो √3 आ जाएगा बाबू। तो l/√3 आ गया। बहुत सिंपल था, लेकिन आप लोगों को ये जल्दी में कर लेना है क्योंकि बहुत छोटी सी बात है और ये यदा कदा इस एक कॉम्पिटिशन में अगर आएगा तो डायरेक्ट यूज कर देना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से या सेंटर से हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस l/√3 होता है। ये इक्वल होगा सारे वर्टेक्स और l/√3 होगा। इसको याद कर लें, एक एक चीज़ सीखते हुए जाएं। जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं हम एक एक चीज़ बताते जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब इतना जान गए और तब जो है अब जो है सवाल बनाएं कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा, पहले से ही निकालें और तब फिर निकालेंगे इस पर कितना होगा। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं बाबू, है ना। तो हमारे पास क्या है तो देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेंथ l है, ये हमारा सेंटर है। सारे सेंटर इक्विलेटर में एक ही जगह होता है, सेंट्रॉइड वही होगा सब कुछ a, और सेंट्रॉइड से सेंटर से हर एक वर्टेक्स डिस्टेंस मालूम हो गया, इक्वल होगा l/√3 होगा, याद होना चाहिए। अब यहीं पे कोई चार्ज q रखा हुआ बाबू, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है। इसी पर नेट फोर्स निकालना है, इसी पर नेट फोर्स निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे बाबू। तो इस पे नेट फोर्स देखना है, तो इसके अलावा कितने चार्ज हुए 1 2 3 सारे फोर्स लगाएंगे। ये क्या करेगा बाबू, देखो तो ये प्लस प्लस रिपेल करेगा, मिलाने वाले इनके लोग, तो रिपेल कर दिया, इसे रिपेल कर दिया। कितना वैल्यू होगा इसका k q1 q2, तो q² हो जाएगा। अब भाई ये डिस्टेंस मालूम हो गया, मैं इसको x मान लेता हूँ एक क्षण के लिए, तो ये भी x हो जाएगा बाबू, ये भी x हो जाएगा। अब भाई क्या होगा x², जहाँ x पता है। उसी ढंग से देखो बाबू, ये वाला भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, लाइक चार्ज रिपेल करेगा, तो ऐसे हो गया रिपेल। इस पे फोर्स कितना लगेगा बाबू, देखो इस पे फोर्स k स्मॉल k q1 q2/r², इतना ही आ जाएगा, फिर F0 भी हो जाएगा। और उस तरह से देखो ये वाला क्या करेगा बाबू, रिपेल करेगा, तो ये भी कितना आ गया बाबू k स्मॉल k q1 q2/r², मतलब सबका मैग्नीट्यूड सेम हो गया। अब देखो बाबू यहां पर 3 जो वेक्टर है, देखो 3 वेक्टर है और सबका मैग्नीट्यूड सेम है। सबका मैग्नीट्यूड क्या है बाबू, सेम है। और अगर बीच के एंगल की बात करते हैं ना, सबके बीच के एंगल की बात, तो देखो बाबू ये तो हमारा जो है ये जो हमारा जो है ना, ये बड़ा 60 है तो 30 हो जाएगा, तो ये 30 है, तो 30 60 हो गया, 60 तो ये हमारा 120 हो गया बाबू। तो ये 120 60 60 60 60 सब 60 60 60 हो जाएगा। देखो आपस में जो एंगल जो देखो ना यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सब बराबर है, सब क्या है, बराबर है। तो अब आप लोग पढ़े, 3 वेक्टर है, तीनों मैग्नीट्यूड सेम है, ये पॉइंट पर लग रहा है तीनों, और इक्वल एंगल पे है इंक्लाइंड। तो ऐसे वेक्टर का रिजल्टेंट जो है 0 होता है। ध्यान दें, किसी पॉइंट पे 2 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है बाबू, और 180 पे लगेगा तो रिजल्टेंट 0 होगा। उसी ढंग से किसी पॉइंट पे 3 वेक्टर लग रहा है ना, इक्वल एंगल पर, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, एक ही प्लेन में है, तो रिजल्टेंट क्या होगा बाबू, 0। इसी से इसी को एक्सपेंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास को ध्यान रखेंगे n वेक्टर्स, कितने वेक्टर्स हो, n वेक्टर्स, लेकिन सबका ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। n वेक्टर तो है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड, पहली बात।
एन वेक्टर हो लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सबके सब एक ही प्लेन में हो बाबू, को प्लेनर। तीसरी बात, सब जो है सेम पॉइंट पे ऐड करें, और आपस में इक्वल इक्वल एंगल पे हो, इंक्लाइंड इक्वली टू ईच अदर। इसका मतलब हो गया सब एक दूसरे के साथ में जो एंगल बना रहा हो वो, चूंकि एक पॉइंट के चारों एंगल 2 पाई का होता है, 360 डिग्री का होता है, डिवाइड बाई एन। अगर एक कंडीशन है कि सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, एक ही प्लेन में हो और एक ही पॉइंट पे लग रहा हो और सब आपस में इक्वल इक्वल एंगल बना रहा हो, तो उसका रिजल्टेंट 0 होता है। ये ध्यान रखेंगे ऑलवेज। तो इसलिए यहां पे सिमेट्रिसिटीज कर सकते हैं, 3 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल इक्वल एंगल पे है, इसलिए रिजल्टेंट क्या होगा हमारा 0। रिजल्टेंट 0 हो गया। अब इस पे नेट फोर्स निकालें बाबू आप लोग। तो वेक्टर का सब यूज हो रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस पे मेहनत करते जाइए। अब हम लोग इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो इस पे नेट फोर्स निकालना है। तो इसके अलावा कितने चार्ज हैं? 1 2 3 सब फोर्स लगाएंगे। तो ये वाला क्या करेगा बाबू? रिपेल करेगा, मिलाने वाली लाइन को रिपेल किया। इसका वैल्यू लिख दो, स्मॉल के Q1 Q2 सेम Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये लिखने आ गया सब लोगों को। और ये वाला भी रिपेल करेगा, तो रिपेल कर दिया। कितना वैल्यू होगा? स्मॉल के Q1 Q2 तो Q स्क्वायर अब बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कूलम्ब्स लॉ से लीजिए, जहां स्मॉल के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये भी रिपेल करेगा, इसको भी देखेंगे। लेकिन देखो ये दोनों को ध्यान से देखो बाबू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है बाबू? सेम है। बीच का एंगल क्या है बाबू? 60 डिग्री है। क्यों 60 डिग्री है? क्योंकि इक्विलेटरल है, तो ये 60 हो। तो ये दोनों पहले जोड़ देते हैं, ये भी लगाएगा, इसको बाद में दिखाएंगे। 3 फोर्स लगेगा टोटल मिला के, तो पहले इसको रिजल्टेंट निकालो। तो क्या होगा? √3 बाइसेट करेगा, 30 पर होगा। और √3 एफ इक्वल टू क्या है? Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो इसने लगा दिया, उसका रिजल्ट भी निकाल दिया। इसमें ए भी लगाएगा बाबू। आइए आपको याद करवा दें, डिस्टेंस कितना है बाबू? L/√3। जो ए भी रिपेल करेगा, इसी लाइन के लोग रिपेल कर दिया। तो ये फोर्स कितना लगाया देखो तो हमारा, स्मॉल के Q1 Q2 अब बाई R स्क्वायर। आर कितना बाबू देखो तो L/√3, इसका होल स्क्वायर। तो ये जो L स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, तो होगा 3 Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो इस पे 3 फोर्स लगे, एक तो इसने इसे किया, एक तो इसने किया, एक तो इसने किया। तीनों को जोड़ना है, 2 को जोड़ दिया दोनों को, तो इतना आया बाबू। और उसी लाइन के लॉन्ग थर्ड फोर्स लग रहा है। अब देखो, तो ये दोनों का रिजल्टेंट इतना है, इसी लाइन के लॉन्ग थर्ड फोर्स, तो दोनों का जो डायरेक्शन सेम है, तो सिंपल ऐड हो जाएगा। इसीलिए जो है नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी जो है वो, तो क्या होगा? ये दोनों डायरेक्शन सेम है, तो सिंपल ऐड हो जाएगा। तो ये इतना है बाबू, आई बड़ा इतना है, दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 Q² बाई L स्क्वायर प्लस √3 Q² बाई L स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, Q² बाई L स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 प्लस √3। आपका आंसर हो जाएगा वेयर स्मॉल के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से सबको वेक्टर सम करना है। कहने के लिए कूलम्ब्स लॉ लगा रहे हैं हम, लेकिन वेक्टर का यूज हो रहा है। आज इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज हो रहा है। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो बच्चों, अब हम लोग इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, कि कोई स्क्वायर है, साइड L है, और हर एक वर्टेक्स पे देखो यहाँ 4 रखे, Q, यहाँ Q, यहाँ 3Q, यहाँ -Q। अब वो सेंटर है बाबू, जहां इसका डायगोनल कट कर रहा है, सेंटर है। यहां पे स्मॉल q रखा है, तो कह रहा है इसी पर नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स क्या होगा इस पर। तो देखो बाबू, यहां पे इस पे नेट फोर्स निकालना है। इसके अलावा कितने चार्ज हुए? 1 2 3 4, तो सब फोर्स लगेगा और सबका रिजल्टेंट निकाल देना है, वेक्टर के हिसाब से जोड़ देना है। तो
हम क्या करेंगे कि पहले ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। देखो बाबू, अगर मैं नंबरिंग कर देता हूं, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैंने डी बोल दिया, तो मैंने बोल दिया सब। तो आपका ए ओ, बी ओ, सी ओ, डी ओ सब बराबर होगा। आई कितना होगा बाबू? ये पूरा जो है डायगोनल है। स्क्वायर का डायगोनल जानते हैं √2a साइड होता है, साइड यहां एल है बाबू, तो एल आज चूंकि इसका ये हाफ है बाई 2 करेंगे तो एल बाई √2 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब इसका फोर्स देखते बाबू। देखो इस पे फोर्स जो ए वाला है, ए माइनस है, प्लस है, क्या करें इसको अट्रैक्ट, तो इसको इधर लगाएंगे फोर्स बाबू। इसको मैंने लिख दिया एफ ए। एफ ए कितना होगा तो लिखने की कोशिश करते हैं। एफ ए बराबर तो स्मॉल के Q1 साइन को हटाना है तो स्मॉल कैपिटल Q Q2 अब बाई आर स्क्वायर। आर जो हमारा है ये डिस्टेंस है बाबू, ये डिस्टेंस L बाई √2 आया। तो ये जो L स्क्वायर बाई 2 बनेगा तो ऊपर जाएगा तो 2KQQ बाई L स्क्वायर हो गया। ये एफ ए निकल गया। उसी ढंग से मैं अगर बात करूं एफ बी, तो ये जो है प्लस है, क्या करेगा रिपेल, तो रिपेल करेगा तो इधर जाएगा, ये रिपेल करेगा, ये एफ बी है। डायरेक्शन दिखा दिया। अब मैग्नीट्यूड में लिखता हूं एफ बी, तो एफ बी जो होगा बाबू होगा के Q1, Q1 कितना है बाबू 3Q, Q2 कितना है स्मॉल q, अब बाई आर स्क्वायर, आर तो डिस्टेंस है L बाई √2, इसका स्क्वायर करोगे आप लोग L स्क्वायर बाई 2, 2 पर जाएगा, 2 पर जाएगा ना तो हो जाएगा 6, तो 6KQQ बाई L स्क्वायर। अब मैं इसके बारे में लिखता हूं, ये जो है प्लस है, रिपेल करेगा तो ये इधर ही आएगा बाबू। तो FC जो लिखते हैं वो क्या हुआ, FC जो लिखते हैं KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक कूलम्स लॉ से हम लिख देंगे, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, साइन को हटा के लिखना है बाबू, 2KQQ बाई L स्क्वायर। अब मैं FD लिखता हूं, FD D जो है प्लस रिपेल करेगा। तो सारे फोर्स पर दिखा लो, डायरेक्शन दिखा दिया आपने, अब रह गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो है, अच्छा FC तो इधर लगा था ना, रिपेल किया था जो, FD इधर हो गया। FD लिख लो KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 2KQQ बाई L स्क्वायर। अब सारा फोर्स निकल गया है, 4 फोर्स। अब इसका रिजल्ट निकालते हैं चारों का। तो देखते हैं पहले किसको किसको निकालना आसान है। देखो बाबू यहां पे 4 फोर्स है, FA, FB, FC, FD। अब इसमें जिसको जिसको चारों को जोड़ना है वेक्टर सब, इससे नेट फोर्स क्या होगा बाबू, नेट फोर्स ध्यान दें, तो नेट फोर्स सबका सम होगा बाबू, वेक्टर सम। तो जब भी 2 से ज्यादा जोड़ना है ना, तो जो जुड़ते जाए इसको जोड़ते जाओ। देखो यहां पे इस दोनों को जोड़ना आसान है, क्यों आसान है, सेम डायरेक्शन है तो सिंपल ऐड हो जाएगा। तो इधर जो है FA और FC, FA और FC जोड़ो, संजोग से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और सेम डायरेक्शन भी है, सिंपल ऐड हो जाएगा। तो 2 क्या होगा 4KQQ, डेट मीन्स की इधर की ओर O पॉइंट इसको दिखा देते हैं बाबू। तो इसका इधर की ओर मान ली इसको ऐसे दिखा लो। ये हमारा O है और ये दोनों का रिजल्टेंट इधर की ओर सिंपल ऐड हो जाएगा, तो इधर ऐड कर लो। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू तो दोनों जोड़ दो, तो कितना होगा बाबू, तो 4KQQ बाई L स्क्वायर हो जाएगा। अभी दोनों काम खत्म। अभी दोनों देखते हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करते हैं बाबू, बाला भी छोटा कराते हैं। तो FB देखो 6KQQ बाई L स्क्वायर और FD
2k क्यू बाई एल स्क्वायर, तो ए बड़ा है ना, तो ए एफ वी के डायरेक्शन में होगा बाबू, तो इधर क्यों होगा, तो इधर क्यों कर लो, इधर क्यों होगा रिजल्टेंट। अब माइनस करना पड़ेगा दोनों को, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा संयोग से, इसको मैं इधर लिख देता हूँ 4k क्यू बाई एल स्क्वायर। इसका भी वैल्यू कितना आएगा बाबू, इसका वैल्यू भी 4, माइनस करो दोनों को, एफ वी अब माइनस एफ डी, इस तरह से हमारे पास जो है ये दोनों से मिलकर के एक बन गया और ये दोनों से मिलकर करके एक बन गया। अब बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, बीच का एंगल कितना हो गया बाबू 90 डिग्री, मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्ट निकालना आसान है। क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, रिजल्टेंट जो है फोर्स होगा जो बाइसेक्ट करेगा, कितना होगा बोलो, रूट 90 डिग्री है ना, तो √2f, √2 एफ मैंने किसी एक का मैग्नीट्यूड कितना है 4k क्यू बाई एल स्क्वायर, डेट मीन्स हो जाएगा 4√2k क्यू बाई एल स्क्वायर, और जहां स्मॉल की बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से सवाल बन गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं बाबू। देखो ये सवाल क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन में 6 साइड्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, अब सब इक्वल लेंथ का होगा, तो बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन। ये जो है रेगुलर हेक्सागोन हो गया, ये सेंटर है बाबू। तो रेगुलर हेक्सागोन के बारे में थोड़ी सी बातें जान लें आप लोग। ये आपको ऑलवेज पता होना चाहिए कि अगर इसकी साइड ए है तो इसको मिलाएंगे आप, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको मिलाएंगे आप, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसको मिलाएंगे आप 2 इक्वल। तो इस तरह से यहां पे जो है 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बनता है, 6 ट्रायंगल, और सब जो आइडेंटिकल होगा क्योंकि रेगुलर है ना सिमेट्रिसिटी से। तो इस पॉइंट के चारों ओर आप जानते हैं कितना एंगल बनता है 360, और कितने ट्रायंगल हैं 6, 1 2 3 4 5 6 एंगल बने, डिवाइडेड 6 किया, तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का हो गया बाबू, है ना, तो 60 डिग्री हो गया, प्लस ये 120 होता है आप जानते हैं रेगुलर हेक्सागोन में, इसको बाइसेक्ट करता है 60 भी हो गया, तो 60 60 60 हो जाएगा, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल सब है, मैंने ए अगर ए है बाबू तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, सब ए होगा। इसे ध्यान रखेंगे कि रेगुलर हेक्सागोन है ना, तो ये जो एंगल 120 होगा, ये एंगल 120 होगा, सारे ये जो एंगल बनेंगे इक्वल 120 का होगा, और यहां पे जो एंगल बनेगा 60 60 60 होगा, और ये जो है डायगोनल जो बनाना इसको बाइसेक्ट करेगा, ए है तो ये पूरा 2a हो जाएगा, ये ध्यान रखिए 2a, और सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस है a होगा, तो ध्यान रखेंगे। तो अगर ये a है बाबू तो ये डिस्टेंस भी हमारा a हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी हमारा a हो जाएगा, ये सब डिस्टेंस सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस a होगा, ये आपको पता होना चाहिए, रेगुलर हेक्सागोन में ऐसे होता है। तो खैर अब देखते हैं, सब बातें जान गए रेगुलर हेक्सागोन में कि तो निकालना इस पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स। देखो बाबू अगर जो है ना ये क्यू स्मॉल क्यू सब जगह होता है, यहां भी होता है नहीं, यहां पे मिसिंग है, सिर्फ 5 वर्टेक्स पे है, यहां पे नहीं है बाबू। अगर यहां भी होता है, नहीं होता तो क्या करता, देखो बाबू ये आपको जो है ये माइनस है ना, आई प्लस है, तो अट्रैक्ट करता, इधर से ये अट्रैक्ट करता है मिलके 0, ये अट्रैक्ट करता, ये अट्रैक्ट करता मिलके 0, ये अट्रैक्ट करता मिलके 0, नेट फोर्स 0 होता। या सिमेट्रिसिटी से भी कहेंगे कि अगर हर एक वर्टेक्स रेगुलर पॉलीगॉन के हर एक वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज है, तो सेंटर पे अगर आप चार्ज रखेंगे कोई भी तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा सिमेट्रिसिटी से। तो लेकिन वो नहीं कहा गया है, कहा गया कि एक जगह मिसिंग है, 5 की वजह से नेट फोर्स निकाले। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो यहां पे नेट फोर्स देखना है बाबू, तो यहां पे नेट फोर्स देखना है, तो आप देखो कि जो है सब फोर्स लगाएंगे, यह भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, सब लगाएगा। तो देखो इसको देखो, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, प्लस से माइनस अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स होगा, के क्यू साइन बढ़ाकर, अब बाई ए डिस्टेंस तो ए हो जाएगा, इसको उसी से ए भी अट्रैक्ट करेगा और सेम फोर्स लगाएगा, इतना ही लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, मिलके 0। उसी से ए वाला इसको अट्रैक्ट किया बाबू,
इसको ए वाला टाइट किया, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, मिलके जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके जीरो, दोनों मिलके जीरो। अब बच गया ए वाला बाबू, तो ए वाला इसको क्या करेगा, इधर करेगा टाइट। तो इधर के Q1 साइन को हटा के Q2, अब भाई ए डिस्टेंस अभी जैसे बताया था ए होगा, तो इसको कोई नहीं कैंसिल करा, तो यही हो गया आपका। तो नेट फोर्स जो होगा हमारा, नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू हो जाए हमारा के क्यू बाई ए स्क्वायर एलॉन्ग, इसको ओ बोल दिया जाए तो एलॉन्ग किधर होगा बाबू, ओ सी। तो इस तरह से जो हमारा ये हो गया। तो ये छोटा सा सवाल था। अब यहां पे देखें इसको, कूलम्ब्स लॉ को मैं सर्कुलर मोशन से जोड़ रहा हूं, सर्कुलर मोशन से। कोई हाइड्रोजन लाइक आइटम है, हाइड्रोजन लाइक आइटम, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन में जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हाइड्रोजन लाइक आइटम वैसा आइटम कहलाता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक, लेकिन एटॉमिक नंबर कुछ अलग हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन लाइक आइटम है विथ एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर जेड है। जैसे कि आपका हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक निकाल दो तो एक ही गुण बचेगा ना, जिसको बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक आइटम। इसका जेड कितना है बाबू, 2 है। लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल अगर है तो 2 निकाल दो तो एक ही बचेगा। जब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आइटम में ना, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक आइटम। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है बाबू, 3। तो एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है। तो कोई हाइड्रोजन लाइक आइटम है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसका ये मतलब हुआ एटॉमिक नंबर जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में होता है उसकी संख्या जेड है, जेड है। तो न्यूक्लियस है बाबू, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स, जेड। एक प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस सी बाबू, तो जेड पे कितना होगा, प्लस जेडी। मतलब कि न्यूक्लियस अगर ये है तो न्यूक्लियस में जो चार्ज आपका हो गया प्लस जेडी, पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। और इसके चारों ओर, न्यूक्लियस चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, मास स्मॉल एम है, चार्ज माइनस क्यू है, साइन नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए माइनस क्यू लिख दिया है। तो एक घूम रहा है, कौन पाथ पे घूम रहा है बाबू, सर्कुलर पाथ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है मान लीजिए। तो एक कुछ स्पीड से कर रहा होगा, तो ये ऑर्बिटल स्पीड बताना है। फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका मास एम है, चार्ज माइनस क्यू है, इन हाइड्रोजन लाइक आइटम। इसको बनाओ आप लोग, 2 मिनट का समय देता हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो ये हाइड्रोजन लाइक आइटम है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो न्यूक्लियस में कितने चार्ज हो गए, प्लस जेडी, सिखा दिया था। और इसके चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कितना से, विस ही निकालना है आपको बाबू। तो यहां पे कौन सा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको मैंने बताया था कि वह सर्कुलर मोशन अगर कहीं भी हो तो चूंकि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, अभी यहां पे डायरेक्शन इससे टेंजेंट के लोग, यहां पे इससे होगा, लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। माने एक ऐसा फोर्स लगना चाहिए जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर हो, पूरा पूरा फोर्स हो या उसका कंपोनेंट हो। तो ये चूंकि सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, इसलिए कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जाता है तो वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। ऐसा फोर्स जो कि अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो बताओ यहां पे ऐसे जा रहा है, इसी से सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो कौन देगा भाई, तो यहां पे प्लस है, माइनस है, क्या करेगा बोलो, अट्रैक्ट करेगा। कोलम्बिक फोर्स प्लस माइनस, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा, मिलान लाइन के लोग। ये जो कोलम्बिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या कोलम्बिक फोर्स कह सकते हैं इसको, कोलम्बिक बोल दो ज़्यादा बढ़िया है। तो कोलम्बिक फोर्स है, तो ये जो कोलम्बिक फोर्स है यही अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर है बाबू, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। लिखिएगा हेयर, हमेशा सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो हेयर कोलम्बिक फोर्स बिहेव्स लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है बाबू। और जब कर रहा है तो अब जो न्यूटन लगाएंगे हम, किसे लगाएंगे, अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर। ध्यान रखें सर्कुलर मोशन में न्यूटन लॉ अगर लगाना पड़े तो आप आंख मूंद के लगाओ, अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर, तो लगाओ। तो ये फोर्स हो गया, इधर इधर नेट फोर्स बराबर क्या हुआ, नेट फोर्स बराबर नेट फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स अलोंग
द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर बराबर हो जाएगा मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स इधर क्या होगा, कोलम्बिक फोर्स ना, जिसका वैल्यू होता के Q1 है प्लस जेडी, Q2 साइन बढ़ा दो ई हो जाएगा बाबू। अब बाई रेडियस इसका दिया हुआ है स्मॉलर तो आर स्क्वायर, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर है बराबर मास किसका, जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका मास एम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जानते हैं आप लोग, या तो आर ओमेगा स्क्वायर होगा बाबू या वी स्क्वायर बाई आर, सबको पता है। या वेलोसिटी के बारे में पता है तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। अब यहां चर्चा करते हैं, तो के बराबर लिख देते हैं 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जेड ई स्क्वायर बाई एम नीचे आ जाएगा बाबू 4πε0 एम आर, ये वी स्क्वायर। अब वी चाहिए तो अंडर रूट लगा देंगे इसमें, आपका आंसर आ गया। तो डेट मीन्स कि यहां पे जो हम जो कोलम्बिक फोर्स लगाए ना, उस सर्कुलर मोशन जोड़ दिया गया है। कहीं भी कोई पार्टिकल, दो बातें सीखें। पहली बात ये कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज है अट्रैक्ट करेगा, और कितना फोर्स लगेगा कूलम्ब्स लॉ से ये। दूसरी बात, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर जा रहा है ना, तो जरूरत पड़ने पर हम न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर, द नेट फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर ऑफ मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। आज इससे आपका सवाल बन गया। तो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाए, जो भी आपको इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैकेनिक्स का बहुत यूज आएगा, हम धीरे सब करेंगे। आप जितना मैं करवाऊंगा प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, 2 बार 3 बार 4 बार, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, अभी करें, धीरे धीरे जो है आपका लेवल इंप्रूव हो जाएगा। सब तरह का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा धीरे धीरे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं अभी यहीं पे, आप लोग जो है पहले ट्राई करें, थोड़ा सा इंटीग्रेशन इसमें आएगा, लेकिन कोशिश करें, फिर मैं बताऊंगा। 2-4-5 मिनट समय लें, 10 मिनट समय लें, जो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बन जाए या लगे कि अब नहीं बनेगा हमसे, तब फिर देखना सॉल्यूशन इसका। जो सवाल क्या है बाबू, देखने की कोशिश करते हैं हम। सवाल समझ लें आप लोग कि आपके पास से कोई जो है पॉइंट चार्ज यहां पे रखा हुआ Q, और यहां से एक रॉड रखा हुआ, ये रॉड रखा हुआ बाबू, और रॉड जो है ना, ये जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रॉड है ना, ये रॉड है, इसमें टोटल चार्ज Q है बाबू, इसको Q1 में बोल देता हूं, Q1। तो इसको टोटल चार्ज Q2 है बाबू, Q2 है, और डिस्टेंस कैसा बाबू, U, यूनिफॉर्म है। इस रॉड की लंबाई है L है, इस रॉड की लंबाई क्या है बाबू, L है, और ये डिस्टेंस इस एंड से जो है ना दिया हुआ है, वो है R। कितना बाबू, R। सिचुएशन समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट चार्ज है, ये रॉड है, लेंथ L है, इसमें चार्ज जो है Q2 है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो कहेगा कि ये वाला इस पे कितना फोर्स लगाएगा या ये वाला इस पे कितना फोर्स लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बाबू, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा न्यूटन के थर्ड लॉ से। ये इस पे जितना फोर्स लगाए, ये भी उस पर उतना ही फोर्स लगाए, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो दोनों पे जो है एक दूसरे पर जो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, तो उसे बोलेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। द फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड चार्ज रॉड। यहां पे मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको, ये गलती मत करना कि भाई यहां पे Q1 चार्ज है जो कि पॉइंट चार्ज है, और यहां पे इतना बड़ा चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है बाबू। और आपको पता होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ जो दिया गया है पॉइंट चार्ज के लिए दिया गया है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के लिए। ये तो पॉइंट चार्ज है लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए ऐसे नहीं लगाओगे। ये मत करना कि ये सर इसको पॉइंट चार्ज बना देते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज लगा देते हैं, जैसे हम सेंटर मास पढ़े थे 11th में, कि यहां पे Q1 मान लेते हैं, और यहां पे जो इसको बीचों बीच में एक Q2 हो गया, और बीचों बीच में यहां पे मान लो R है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेंटर ऑफ चार्ज बीचों बीच में होगा, तो ये जो है सेंटर ऑफ चार्ज है बाबू।
लेकिन ध्यान रखें कि सेंटर ऑफ चार्ज फोर्स के कैलकुलेशन में सेंटर ऑफ चार्ज नाम का कोई चीज नहीं होता बाबू फिजिक्स में, ध्यान रखें। सेंटर ऑफ चार्ज कुछ होता है, चर्चा करेंगे आगे कभी जब डायपोल मोमेंट निकालना हो तो, लेकिन फोर्स निकालना हो, क्या निकालना हो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स निकालना हो तो पॉइंट ऑफ चार्ज नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता वहां पे, है ना। तो इसलिए अगर आप ऐसे लगाओगे पॉइंट चार्ज बना दिए तो गलत हो जाएगा सवाल, ध्यान रखेंगे। तो यहां पे ए पॉइंट चार्ज है, ए पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हम कूलम्ब्स लॉ नहीं लगाएंगे। अब लोग सोच सकता है कि चलो पॉइंट चार्ज को बना देते हैं सेंटर ऑफ चार्ज से, तो इस तरह कोई कॉन्सेप्ट जो है कूलम्ब फोर्स निकालने के लिए नहीं एग्जिस्ट करता है। हालांकि सेंटर ऑफ चार्ज नाम के शब्द होता है फिजिकल पॉइंट में, कुछ चीजें होता है डिफाइंड इस तरह का, लेकिन जो है फोर्स निकालने के लिए इसका यूज कतई नहीं होता है, इसलिए इसे करो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, बेसिक मेथड से, है ना, इंटीग्रेशन से बनेगा। अब सोचे इसको 2-4 मिनट 5 मिनट, फिर मैं बताता हूं इसको अच्छा सवाल। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बाबू, ये समझ में आ गया कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। ये पॉइंट चार्ज है नहीं तो हम डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ लगा नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये भी समझ में आ गया कि इसको सेंटर ऑफ चार्ज बीचों बीच में मान करके और वहाँ Q2 चार्ज रख करके भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फोर्स के कैलकुलेशन में सेंटर ऑफ चार्ज नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है जहाँ तक फोर्स का कैलकुलेशन करना हो। डायपोल मोमेंट में मैं इसका यूज करवाऊंगा आपको। तो अब जो रह गया बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड क्या है, ये तो पॉइंट चार्ज है बाबू, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हमें इसको पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट चार्ज क्या होगा, इसको छोटी लंबाई इसमें है बाबू, तो इसको छोटे छोटे इनफाइनाइट पार्ट में बांट दो, और हर एक पार्ट जिसको आप डिफरेंशियल एलिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, डिफरेंशियल एलिमेंट, वो बहुत छोटा होता है और उसको पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं। दैट मीन्स, तो इसलिए जो है इस सवाल को जब बनाना है तो इसको पहले पॉइंट चार्ज में बदलना पड़ेगा, और उसके लिए हमें डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा। इसको इनफाइनाइट छोटे 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 पार्ट बांटेंगे, और हर एक पार्ट का डायमेंशन बहुत कम होगा, जिसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज है। और ऐसा करने के हमें डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, समझिए बढ़िया से, तो हम डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे। रॉड में डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेते हैं, किसी भी पॉइंट से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का, मैंने पहले पढ़ाया है, किसी पॉइंट से, तो आप चाहो तो यहां से ले लो x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का, आप चाहो तो यहां से भी ले लो, है ना। तो मैं यही से ले लेता हूं। हमें निकालना क्या है, फोर्स, मान लीजिए फोर्स जो पहले शॉर्ट में पढ़ते, फोर्स ऑन रॉड बाई पॉइंट चार्ज, यही निकालना चाह रहे हैं। शॉर्ट में लिख दिया है, क्या पढ़ते हैं इसको बाबू, फोर्स ऑन रॉड बाई पॉइंट चार्ज, यही निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो चूंकि पॉइंट से बनाना पड़ेगा डिफरेंशियल एलिमेंट, मैं यहीं से ले लेता हूं, आप यहां से भी ले सकते हो x डिस्टेंस पर, मैं यहीं से लेता हूं, क्यों, सुविधा हो आगे देखना आप। तो यहां से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया। क्या लिया हमने, डिफरेंशियल एलिमेंट लिया। डिफरेंशियल एलिमेंट बहुत छोटा होता है, कितना लेंथ का, ds, बहुत कम लेंथ का लिया, डिफरेंशियल एलिमेंट लिया। ये जो है कैसा बिहेव करेगा, बोलो, बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज, बहुत छोटा है। तो डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया, मैंने आपको सिखाया था कि डिफरेंशियल एलिमेंट जो है x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का लेना है, ले लिया आपने। अब क्या करेंगे, तो अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या करना है, रॉड पे फोर्स नहीं बताओ, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो जो सवाल में निकालना है ना, वही निकालेंगे डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए। तो मैं इस पर क्या निकालूंगा, डिफरेंशियल एलिमेंट पर फोर्स निकालूंगा, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये पॉइंट चार्ज, अब ये पॉइंट चार्ज बन गया बाबू। अब कूलम्ब्स लॉ लग जाएगा किसके बीच में, ये Q1 पॉइंट चार्ज, यहां पर भी बहुत छोटा है पॉइंट चार्ज है, तब लग जाएगा। तो इस पे चार्ज, जब कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो इसके चार्ज की जरूरत पड़ेगा, तो हम चार्ज निकाल लेते हैं। तो इसके चार्ज, डिफरेंशियल एलिमेंट पे चार्ज होगा, उसको बोलेंगे dq, स्मॉल dq। डिफरेंशियल एलिमेंट के साथ जो भी छोटा फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको बोलेंगे d, लगाएंगे dq। ये क्या है, चार्ज ऑन डिफरेंशियल एलिमेंट। इसका वैल्यू मैंने पहले सिखाया था। यहां क्या डिफाइन होगा, लैम्डा। लैम्डा क्यों होगा, क्योंकि रॉड है, लंबाई में लैम्डा होता है, एरिया में सिग्मा होता है, और वॉल्यूम में रो होता है, पहले पढ़ा चुके हैं। तो यहां पे क्या होगा, लैम्डा, तो लैम्डा डीएल लिखेंगे बाबू, dq बराबर। और लैम्डा क्या होगा बाबू, लैम्डा
लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, तो टोटल क्या है Q2 हो जाएगा, Q2 टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, ये लैम्डा हो गया बाबू। और dl लंबाई है, किसकी लंबाई है, डिफरेंशियल एलिमेंट की, जो कि dx है यहाँ पे, तो dq निकल के आ गया बाबू। अब हम क्या निकालेंगे, तो जो भी कुछ निकालना है वो डिफरेंशियल एलिमेंट के निकालेंगे। क्या निकालना है, फोर्स, किस पर, रॉड पे, तो रॉड पे नहीं निकालेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट पे। तो अब इसे फोर्स निकालेंगे। देखो ये प्लस है, ये प्लस है, क्या करेगा बाबू, इस पर dq चार्ज आ गया ना, प्लस पर रिपेल करेगा, इस छोटे से फोर्स, बहुत कम फोर्स लगेगा, क्योंकि बहुत कम चार्ज है, बहुत कम फोर्स लगेगा, इसको बोलेंगे df। तो df क्या है बाबू, फोर्स ऑन डिफरेंशियल एलिमेंट, फोर्स ऑन डिफरेंशियल एलिमेंट। और ये कितना होगा, ये पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज बन गया, तो क्या हो, k Q1 Q2 जो है यहां पर dq है बाबू, बाई r स्क्वायर, डिस्टेंस तो x है ना, इसीलिए यहां से डिस्टेंस लिया ताकि डायरेक्टली लिख दूं x स्क्वायर। तो आपका df जो आ गया, df आ गया, वो आ गया k Q1 Q2 आ गया Q2 dx बाई l, k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा df आ गया। अब क्या करेंगे, जो सीखो, अभी तक मैंने सिखाया था कि जैसे dq आता था, पहले जो सवाल करवाया था, मतलब समथिंग उठाया, तो टोटल चार्ज निकालना, तो इंटीग्रेट कर देते थे इसको, ये स्केलर था तो सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या रहेगा, तो स्केलर। लेकिन यहाँ df आया हुआ है, df ये फोर्स है बाबू, फोर्स। अब फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर। जब भी वेक्टर आएगा ना, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मत करना। अगर ये स्केलर होता, जैसे dw होता, w वर्क डन है, तो डायरेक्ट कर देंगे इंटीग्रेट, कोई दिक्कत नहीं। dq रहेगा तो डायरेक्ट कर दो, क्योंकि चार्ज स्केलर है। मास अगर dm रहेगा तो डायरेक्ट कर दो। लेकिन अगर फोर्स है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे बाबू, ध्यान देना, डायरेक्ट, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो आपको डायरेक्शन पर भी ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, डायरेक्शन, वेक्टर के रूल से ऐड होगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, समझना। देखो बाबू, यहां पे आपने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, तो इसने प्लस प्लस रिपेल किया, तो इधर फोर्स लगा। अगर आप यहां लेते, इमेजिनरी मान लो यहां पे लेते, तभी प्लस प्लस रिपेल करता, इधर होता। अगर मैं को लगा यहां लेता, तब भी इधर, मैंने कहीं भी डिफरेंशियल में ले ले कोई बच्चा, हर जगह डायरेक्शन सेम आएगा। मतलब क्या हुआ, यहां हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट पर जो फोर्स लग रहा है ना, उसका डायरेक्शन सेम है। आज जब अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अगर वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो सिंपल जोड़ते हैं, मैथ की तरह जोड़ देते हैं। 10 न्यूटन अब 15 न्यूटन, डायरेक्शन सेम है, सिंपल मैथ से जुड़ जाएगा, 10 प्लस 15 बराबर 25। तो चूंकि यहां पर लॉजिक समझें, वेक्टर आया डायरेक्ट मत करना, आगे मैं सिखाऊंगा कि कहीं कहीं यहां पे डायरेक्शन अगर ऐसे हो जाता, यहां ऐसे हो जाता है नहीं, यहां पे हो जाता, तब जो डायरेक्ट नहीं करते, वहां पर हम जो है इफेक्टिव कंपोनेंट लेते या एक्स कंपोनेंट बाय कंपोनेंट तोड़ के बताते। मेरे आगे सिखाएंगे इसके बारे में, अभी इस पर मैं चर्चा करूं। यहां पे स्टेप बाय स्टेप, वेक्टर है बाबू, डायरेक्शन देखेंगे, और संजोग अच्छा है कि हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट पर डायरेक्शन सेम आया है, इसे सिंपल जो है इंटीग्रेट कर देना है ना। तो चूंकि यहां पे कि हेयर मैं लॉजिक नहीं देता हूं ताकि आपको ध्यान है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ईच डिफरेंशियल एलिमेंट इज सेम, इसीलिए तब जो है नेट फोर्स जो लिखना है ना बाबू, तब इसको हम अब सिंपल इंटीग्रेट करेंगे। इसलिए स्केलर हो सिंपल इंटीग्रेशन, वेक्टर हो और हर जगह डायरेक्शन हो तो सिंपल इंटीग्रेशन, लेकिन अगर अलग अलग हो तो बाद में सिखाया जाएगा, तब ज़्यादा सीखोगे। तो अब जो है इसको नेट फोर्स बराबर, तो क्या लिखेंगे हो, K Q1 Q2 जो है dx बाई एक्स स्क्वायर एल। अब यहां पे x, d के बाद x है, x वेरिएबल होता है बाबू, x क्या आता है बाबू, d के बाद वाला। तो देखो कम से कम क्या वैल्यू रखें और अधिक से अधिक क्या वैल्यू रखें, ताकि रॉड कवर हो जाए, क्योंकि रॉड में ही डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं। तो एस का मिनिमम वैल्यू जो है, तो मिनिमम वैल्यू जो है ये जीरो मत लेना, हमको रॉड को देखना है, रॉड यहां से यहां शुरू हो रहा है, तो एक्स यहां से यहां तक आर हुआ मिनिमम, और मैक्सिमम कितना हो बाबू,
मैक्सिमम यहाँ तक आएगा। एक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा आर प्लस एल। तो एक्स का मिनिमम वैल्यू आर है, स्मॉल आर है, ये है हमारा एल प्लस आर है बाबू मैक्सिमम, ताकि होल रॉड कवर हो जाए। इसलिए एफ नेट बराबर हमारा हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, के कांस्टेंट है, Q1 Q2 कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो 1/x² को मैं लिख सकता हूँ x के पावर -2 dx, ये r है, एल प्लस आर है बाबू। अब जो है स्मॉल के Q1 Q2/L, इसको इंटीग्रेट करो। बहुत बार सिखाया मैंने, पावर में +1 करते हैं इंटीग्रेशन में, तो -2 + 1, -2 + 1 -1 होगा बाबू, तो इसके पावर -1, इसी पावर से हम डिवाइड करते हैं बाबू, और लिमिट डाल देंगे, अपर लिमिट को ऊपर में और लोअर लिमिट के नीचे में। तो इसलिए जो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा के Q1 Q2/L हो गया बाबू ये। इसको मैं लिखता हूं 1/x हो गया, -1/x, ये लोअर लिमिट स्मॉल आर, अपर लिमिट एल प्लस आर। अब जो है मैं लिमिट डालूंगा वेरिएबल की जगह पर, एक्स वेरिएबल अपर लिमिट पूरे में रखो 1/L प्लस, अब में से माइनस, फिर जो है वेरिएबल पर नीचे बढ़ा पूरे में रखो -1/r के Q1 Q2/L हो जाएगा 1/r माइनस, इसको जो है अब एलसीएम ले लो, यहां पे आर डिवाइड करो तो एल प्लस आर रहेगा, डिवाइड करो तो आर हो जाएगा, के Q1 Q2 L/L R L प्लस आर। ध्यान दें एल से एल कैंसिल आउट, आपको हो गया के Q1 Q2/R प्लस एल। तो इसमें आप लोगों ने क्या किया, फिर से थोड़ा सा 2 मिनट देख लें। चूंकि यहां पे एक पॉइंट चार्ज था और रॉड था, कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए लगता है, रॉड पे चार्ज एक्सटेंडेड है, पॉइंट चार्ज नहीं है, इसलिए कूलॉम्स लॉ लगेगा। तो फोर्स निकालने का बेसिक मेथड कूलॉम्स लॉ है, जो कि पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। तो पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा और उसके लिए डिफरेंशियल में लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिफरेंशियल में ले लिया था एक्स डिस्टेंस पर dx थिकनेस का। तो डिफरेंशियल में लेने के बाद क्या करेंगे बाबू, सवाल में कह रहा रॉड पे फोर्स निकालो, तो डिफरेंस जो कहेगा सवाल में वही डिफरेंशियल में निकालेंगे। तो हम डिफरेंशियल एलिमेंट पर फोर्स निकालेंगे, किस वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो उस पर चार्ज मैंने dq मान लिया, dq बराबर हो जाएगा लैम्डा dl, क्योंकि रॉड के लॉन्ग चार्ज है, लैम्डा डिफाइन होगा लैम्डा dl, और लैम्डा बराबर चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ Q2/L और dl dx है, तो इसे dq निकाला जाएगा आपका Q2/L इंटू dx, जो कि आप देख रहे थे। फिर फोर्स लगा दिया कूलम्स लॉ से, df निकल गया इतना। चूंकि हर एक डिफरेंशियल में डायरेक्शन सेम है, इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना, लिमिट डाल दिया आपने, सोल्व करने आपको आता है, बहुत बार सिखाया आपको, इस तरह से आपका आंसर आ गया। इसको चूंकि आगे बहुत कॉमन सवाल है बाबू, बहुत फेमस सवाल हो चुका है कॉमन, ये जो कंपटीशन कभी कोई डायरेक्ट पूछ देता है, अगर ऐसे बनाओ तो काफी समय लगेगा। इसे ध्यान रखना क्या बाबू, इसमें थोड़ा सा चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे तो वहां भी जरूरत पड़ेगा इस सबका, तो इसे ध्यान थोड़ा देना, बस ऐसे बनाना तो आपको आना ही चाहिए कि अगर इस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और ए अगर आर है और ए हमारा एल है, तो ध्यान देना, तो जब फोर्स लगेगा ए इस पे जो लगाएगा या ए इस पे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, क्या होगा, कूलम्स लॉ स्मॉल के समझते आप लोग, कितना था बाबू स्मॉल के 1/4πε0, तो स्मॉल के Q1 बस ऐसे ले लेना, इस पर Q2 है तो Q2 लेना, डिवाइड बाई इस एंड से डिस्टेंस पॉइंट चार्ज का R और इस एंड से इसका डिस्टेंस ले लेना L प्लस R। तो ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत कॉमन हो चुका है, खासकर जेई मेन और मेडिकल में पूछ देता है डायरेक्ट, है ना, तो वहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना चाहिए कैसे कैसे करते हैं कि के फॉर्मेट से में के Q1 Q2 बाई इस एंड से, रॉड के एंड से इस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर, इससे L प्लस स्मॉल आर। तो आज मैंने जो सवाल आपको करवाया उसको एक बार 2 बार खुद बनाना है, एक चीज़ देखिए कैसे कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप सीखें, न्यूमेरिकल्स कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, है ना। और नेक्स्ट क्लास भी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ हार्डर लेवल का,
तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।